इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप कंपनी का एक हिस्सा खरीद रहे हैं, जिसका मतलब आपके शेयर्स की वैल्यू उस कंपनी के परफॉर्मेंस और प्रॉफिट्स पे डिपेंड करेगी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि कोई भी कंपनी हमेशा के लिए आउट परफॉर्म नहीं कर सकती। इकोनॉमी में जब उतार चढ़ाव आते हैं तो अलग अलग बिजनेसेस अलग अलग तरह से रिएक्ट और रिस्पॉन्ड करती हैं। कुछ कंपनीज चढ़ती हुई इकोनॉमी में बेटर परफॉर्म करती हैं और कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो कि रिसेशन के टाइम दूसरी कंपनीज को आउट परफॉर्म करती हैं। तो वुडंट इट बी बेटर अगर आप इकोनॉमी के स्टेज को समझ के उसी हिसाब से कंपनीज चूज करके इन्वेस्ट कर सकते? पहले एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इकोनॉमी का रुख बदल सकती हैं और एक इंडिविजुअल के लिए सभी फैक्टर्स को ट्रैक करना और एनालाइज करना बहुत ही कठिन काम है। इसी इशू का हल लेकर आए हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल अपने नए फंड के साथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड। ये फंड प्रिवेलिंग बिजनेस साइकिल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करेगा। आज के इस वीडियो में हम आपको इस फंड की स्ट्रैटेजी और ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताएंगे, इस फंड के फीचर्स बताएंगे और साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सो डू कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे अबाउट मेनी मोर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वीडियोस। अब आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप जेड फंड्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज इंडिया ओनली इन्वेस्टमेंट ऐप जहां आप देश के टॉप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। हमने इस ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। मैं हूं गौरव सेठ और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। आज हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के बिजनेस साइकिल फंड के एनएफओ के बारे में। ये फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 29 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनवरी 2021 तक ओपन है। जैसा मैंने बताया, ये फंड बिजनेस साइकिल के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उनमें इन्वेस्ट करेगा। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि इकोनॉमी में ये बिजनेस साइकिल्स होते क्या है। इकोनॉमी के 4 मेन बिजनेस साइकिल्स होते हैं: ग्रोथ, रिसेशन, स्लम्प और रिकवरी। ग्रोथ फेज वो होता है जब इकोनॉमी अपने मैक्सिमम पोटेंशियल की तरफ जा रही हो। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अपने नॉर्मल लेवल से हाई रहती है, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स अपने हाईएस्ट लेवल पर होते हैं और गवर्नमेंट की टैक्स कलेक्शन बढ़ती चली जाती है। बिजनेस साइकिल का दूसरा फेज है रिसेशन का। ये ग्रोथ के पीक के बाद आता है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी अबव एवरेज होती है बट गिरनी शुरू हो जाती है और टैक्स रेवेन्यूज भी घटने शुरू हो जाते हैं। जब ये रिसेशन फेज ज्यादा लंबा खिंच जाता है तो इकोनॉमी अपने थर्ड फेज में घुस जाती है, विच इज द स्लम्प। इस फेज में इकोनॉमी में जो डिमांड होती है वो गिरनी शुरू हो जाती है, जिसके कारण कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम हो जाते हैं, बिजनेसेस के प्रॉफिट बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं और कई कंपनीज तो लॉसेज में भी चली जाती हैं। जब इकोनॉमी अपने बॉटम ऑफ पॉइंट से वापस घूमती है ऊपर की तरफ तो उसे रिकवरी फेज कहते हैं। इकोनॉमी में ग्रोथ दोबारा दिखनी शुरू हो जाती है और डिमांड बढ़ना चालू हो जाता है। कोई भी इकोनॉमी इन सारे फेजेस के चक्के में घूमती रहती है। कौन सा फेज कब आएगा और कितनी देर तक लास्ट करेगा, ये प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल काम है। हाउएवर, जब भी इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल का फेज चेंज होता है, कुछ कंपनी ज्यादा आउट परफॉर्म करनी शुरू हो जाती है कंपेयर टू अदर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। अगर हम ग्रोथ फेज की बात करें तो कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर्स अपने बूम पर होते हैं। सिक्लिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि सीमेंट के डिमांड और प्राइसेस बहुत हाई होते हैं। इसके कारण कंपनी ना केवल ओवर कैपेसिटी पे काम करती हैं, बल्कि साथ ही साथ दे कैन डिमांड अ हायर प्राइस फॉर द प्रोडक्ट्स। वहीं दूसरी तरफ जब स्लम फेज चल रहा हो और नौकरियां भी खतरे में हो, कोई भी अपना घर बनाने की नहीं सोचता। ऐसे टाइम में सीमेंट की डिमांड लोएस्ट होती है। कंपनीज कई बार लॉसेज में भी चली जाती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जो थोड़ा डिफरेंट हो। स्लम की बात करते हैं जब इकोनॉमी बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही हो। ऐसे में क्या आप कुछ भी खरीदना चाहेंगे? आप चाहें ना चाहें, कुछ ऐसी चीजें जिसके बगैर गुजारा भी नहीं है। आप दवाइयाँ, खाना पीना या फिर फोन और इंटरनेट के बिना भी कैसे सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो स्लम्प हो या ग्रोथ फेज हो। तो देखा गया है कि ऐसे टाइम पर फार्मा, एफएमसीजी, टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम कंपनीज बाकी कंपनीज को आउट परफॉर्म करती हैं। सो जैसा आप समझ गए होंगे, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन सी कंपनीज आने वाले समय में बेटर परफॉर्म कर सकती हैं। लेकिन इन मैक्रो इंडिकेटर्स को समझ लेना और सही से प्रिडिक्ट करना कि कौन सा फेज नेक्स्ट आएगा बहुत ही मुश्किल काम है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की फंड मैनेजमेंट टीम यही कोशिश करेगी कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को सही टाइम पर समझ के सही सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर लें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की मैनेजमेंट टीम का मानना है कि क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो हैं और इक्विटी वैल्यूएशन बहुत हाई हैं, तो मार्केट शॉर्ट से मीडियम टर्म में काफी वॉलेटाइल रह सकती है। फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी रहेगी टू बी एबल टू स्विफ्टली मूव अक्रॉस सेक्टर्स एज सुटेबल। ये फंड एक टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करेगा इन्वेस्टमेंट के लिए। मतलब पहले इकोनॉमी को समझेगा और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को एनालाइज करेगा, फिर देखेगा कौन से सेक्टर्स बेनिफिट कर सकते हैं इस इकोनॉमिक साइकिल में और उन सेक्टर्स में टॉप शेयर्स को खरीदेगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड की कोई भी कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी ये लार्ज कैप, मिड कैप या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इस फंड की कोई सेक्टर रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, यानी दे कैन इन्वेस्ट अक्रॉस सेक्टर्स। इस फंड का एनएफओ सब्सक्रिप्शन के लिए 29 दिसंबर 2020 से लेकर 12 जनवरी 2021 तक ओपन है। फंड में ग्रोथ और डिविडेंड ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल हैं। आप इस फंड में इनिशियल मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपए की कर सकते हैं, और अगर आप एडिशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो 1,000 रुपए की भी हो सकती है। कई और इक्विटी फंड्स की तरह इस फंड पर भी रिडेम्पशंस पर कुछ एग्जिट लोड्स लगते हैं। अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं तो उस पर आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा। अगर आप अपने यूनिट्स को 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रखते हैं तो उस पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बिजनेस साइकिल फंड पे जो गेन्स होंगे उन पर इक्विटी के हिसाब से टैक्स लगेगा, यानी अगर आप अपने यूनिट्स परचेज के 1 साल के अंदर अंदर बेचते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा। दिस इज एट द रेट ऑफ 15%। अगर आप अपने यूनिट्स 1 साल से ज्यादा तक होल्ड करके रख लेते हैं तो उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा, विच इज एट द रेट ऑफ 10%। पर ध्यान रहे, ये 10% भी आपको तभी लगेगा अगर आपके टोटल कैपिटल गेन्स इन 1 फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 लाख रुपीज। अब आते हैं फाइनल क्वेश्चन पर, क्या आपको इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? ये फंड प्रिडोमिनेटली इक्विटीज में इन्वेस्ट करेगा, तो इसमें रिस्क हाई है। प्लस ये फंड बिजनेस साइकिल्स के हिसाब से इन्वेस्ट करेगा, तो इनके सेक्टर कॉल सही ना हो या द बिजनेस साइकिल डज नॉट प्ले आउट द वे इट इज एक्सपेक्टेड टू, तो इसमें वोलेटिलिटी भी ज्यादा हो सकती है। हाउएवर, क्योंकि ये फंड अक्रॉस सेक्टर्स एंड कैटेगरीज इन्वेस्ट कर सकता है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। प्लस देखा गया है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने पास में काफी अच्छे मैक्रो इकोनॉमिक कॉल्स लिए हैं। इन केस दिस डज प्ले आउट, इस फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न भी ज्यादा हो सकते हैं। ऑल इन ऑल, ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अपनी पोर्टफोलियो में कुछ वोलेटिलिटी देख सकते हैं। हाउएवर, हम हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से उस प्रोडक्ट की सूटेबिलिटी अपने पोर्टफोलियो के लिए जरूर समझ लें। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। थम्स अप बटन को क्लिक करना ना भूलें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑन मेनी मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोस। अगर आपके कोई भी कमेंट्स या क्वेश्चंस हो, प्लीज फील फ्री टू पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो और ऑन आवर वेबसाइट zfunds.in। थैंक यू फॉर वॉचिंग Z Funds।